नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह का आज पहला दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता पवन शर्मा के माध्यम से। संसद के आज के एजेंडे पर विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो माननीय सांसद उपस्थित हैं। राजकुमार चाहर, सांसद भाजपा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक दूसरे सांसद भी हैं, राजीव भट्टाचार्य जी, सांसद भाजपा त्रिपुरा राज्यसभा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोनों सदनों के भीतर क्या कुछ रहने वाला है इस पर नजर डालें और चर्चा शुरू करें। उससे पहले सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का, जो कि संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, आज अंतिम सप्ताह, इस मॉनसून सत्र का पहला दिन, क्या कुछ घटित हुआ अब तक मॉनसून सत्र में और आज क्या कुछ रहने वाला है विशेष? प्रतिबिंब कहें तो ये मॉनसून सत्र का जो है पांचवां सप्ताह है और पांचवें सप्ताह का जैसा आपने बताया कि आज पहला दिन है, तो पहले दिन से उम्मीदें तो हैं, पर जिस तरह की संसद के बाहर घटनाएं हो रही हैं उससे थोड़ा सा व्यवधान की आशंका जो है वो पैदा भी होती है, क्योंकि जो एसआईआर का मुद्दा है बिहार का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, वो बाहर जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और उस तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। तो ये मुद्दा जाहिर तौर पे क्योंकि विपक्ष का मुद्दा है और विपक्ष इसको ज़रूर उठाएगा, पर आज जो है अगर मैं आज की बात करूं लोकसभा में, तो आज चर्चा होनी है, स्पेशल चर्चा है अंतरिक्ष कार्यक्रम की भारत की, क्योंकि विकसित भारत अगर 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महती भूमिका रहने वाली है, उसको लेकर ये चर्चा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो है चले, ये चर्चा तो ज़रूर होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष ने पहले भी जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो हैं शुभांशु शुक्ला जब आईएसएस पहुंचे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक भारतीय का वहां पहुंचना, और हम सभी जानते हैं कि भारत का जो है वो मिशन भी है कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना भी है, ये मिशन भी है भारत का। तो इस पर चर्चा रहने वाली है। पर जैसे शुरुआत जो है लोकसभा में प्रश्नकाल से होती है, तो प्रश्नकाल हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। एक विशेष बात कि इस बार जो हुई मानसून सत्र में प्रतिबिंब के प्रश्नकाल एक ऐसा काल रहता था जिसमें विपक्ष के ही सवाल ज्यादा थे और विपक्ष ही ज्यादा सवाल सरकार से पूछता और सरकार बाध्य है प्रश्नकाल में देश के सामने जवाब देने के लिए। तो उसका भी बेहतरीन इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया। कुछ ही प्रश्न जो वो हुए और पिछले 4 हफ्तों में हमने देखा कि प्रश्नकाल में भी व्यवधान हुआ और बार बार जो इसको स्थगित किया गया, प्रश्नकाल को, कार्यवाही भी स्थगित हुई। पर सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो विपक्ष के ही हैं। आज भी जो प्रश्न है वो भी विपक्ष की तरफ से और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की अगर बात करूं प्रश्नकाल की, तो आज एजुकेशन से जुड़े, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 8 प्रश्न हैं, फाइनेंस से जुड़े 5 प्रश्न हैं, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से जुड़े 2 प्रश्न हैं, टूरिज्म, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मंत्रालय से जुड़े 1-1 प्रश्न हैं। ये सीधे जनता से जुड़े प्रश्न हैं। प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब अगर बात करूं, सेफ्टी ऑडिट ऑफ स्कूल्स, स्कूल का सेफ्टी ऑडिट, जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि बरसात के दिनों में दीवारें गिर गई स्कूलों की और राजस्थान की घटनाओं चाहे बाकी जगह वो देश की हेडलाइंस बनी, तो वहां पे सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल ही हैं देश के, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज के प्रश्नकाल में है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026, जो 2026 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, उसमें भारतीय संस्थानों की स्थिति कैसी है, क्योंकि भारत की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स बड़ी है इसमें, तो वो जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज़ कैसे आगे बढ़ रही हैं, उससे संबंधित है। ग्रांट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए और बाकी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या कितने कितने फंड्स दिए गए हैं, ये असदुद्दीन अवैसी का प्रश्न है। प्रतिनिधि विपक्ष के ही नेता हैं, तो वो इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद साथ ही क्योंकि फॉरेस्ट मंत्रालय से जुड़े भी हैं, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस टू रोड प्रोजेक्ट्स, जितने भारत में रोड बन रहे हैं उनके लिए बीच में जंगल आते हैं और उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी उसमें ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही
सीनियर सिटीजन को टैक्स रिलीफ मिले। फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके एसेट्स रहते हैं, उनकी जो संपत्ति है जो उन्होंने अपनी गाड़ी मेहनत से और कमाई है उन्होंने, उस पर टैक्स कम लगे, ये भी इससे संबंधित भी प्रश्न है। और इसके बाद दो जो इंट्रोड्यूस होंगे बिल वो भी लिस्टेड है, उसमें एक तो है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 और दूसरा है द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। IIM से संबंधित जो है ये बिल है जो कि इंट्रोड्यूस होना है। और जो ये जन विश्वास बिल है इसको जो है वो समिति को भेजने की भी सिफारिश जो है वो की जाएगी जो है कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा। तो ये इसके बाद, और इसके बाद जो है आज जैसा मैंने आपसे बताया कि आज महत्वपूर्ण रहने वाला है कि 2047 तक तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसको लेकर जो है आज चर्चा की शुरुआत होगी लोकसभा में। और जैसा मैं बताऊं कि भारत ने जो है स्पेस विजन 2047 ये लॉन्च किया है प्रतिबिंब, और इसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत BAS की स्थापना करना है 2035 तक। और इसमें भी कहा गया है कि 2028 तक जो BAS है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा उसका जो पहला मॉड्यूल है उसकी स्थापना 2028 तक का लक्ष्य है। क्योंकि अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 की भी तैयारी है, और उसकी लाइन जो है वो जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम का भारत का वो तैयार कर दिया गया है। मैं कुछ आपके सामने बता दूं, इसमें 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय का पहुंचना, 2040 तक चंद्रमा पर कोई भारतीय पहुंचे इस दिशा में ये कार्यक्रम है। उसके बाद 2032 तक जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV इसकी चीजें हो जाए, 2032 तक का ये लक्ष्य है। 2027 तक चंद्रयान 4 चला जाएगा, 2027 तक का लक्ष्य है, क्योंकि हम देख रहे 2025 और 2002 वर्षों में चंद्रयान 4 की तैयारी है। इसके साथ ही 2028 तक वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये भी इस स्पेस मिशन 2047 का अंग है। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि इंडियन स्पेस जो पॉलिसी है वो 2023 में तय हो गई थी, और उसके बाद अंतरिक्ष में जितने कार्यक्रम हुए, और हम सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसरो के हर कार्यक्रम में वहां पहले पहुंचते हैं, चाहे सफलता हो चाहे मिशन फेल होता हो, वो वैज्ञानिकों के साथ, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ और जय विज्ञान के नारे के साथ वहां पे मौजूद रहते हैं। तो ये नेतृत्व की तरफ से ये लीड किया जाता है, तो जाहिर तौर पे वैज्ञानिकों को भी हौसला बढ़ता है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट प्रतिबिंब इसमें है कि इन स्पेस जो है इसमें जो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं भारत में वो बहुत सारे शुरू हुए हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मिशन है। तो सिर्फ ये रक्षा क्षेत्र और MSCs उसी MSME के क्षेत्र में ही नहीं है, ये स्पेस कार्यक्रम के क्षेत्र में भी है। और जो स्टार्टअप्स हैं उसके माध्यम से, भारतीय स्टार्टअप्स हैं उनके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए जुटाने का जो मामला है वो भी मिशन इसके तहत 2040 के तहत जो है भारत का जो इंडियन स्पेस मिशन 2040 है उसके लिए पवन, आपने बहुत सारे बिंदु गिना दिए हैं, विस्तार से आपने बता भी दिया है। और अब देखना यह है कि आज सदन के भीतर जब चर्चा होती है तो क्या इन बिंदुओं को भी इस चर्चा में समाहित किया जाता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार चाहर जी हमारे सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से चले तो उसमें प्रश्नकाल भी हो, विभिन्न जो है महत्वपूर्ण विधेयक भी लिए जाएं, और ये जो चर्चा आज तय की गई है भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या कुछ आने वाले समय में करना है, किस प्रकार भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में शक्ति के रूप में सामने आना है, उसको लेकर चर्चा होनी है। अभी तक की गतिविधियों को किस रूप से लेते हैं, अभी तक जो मॉनसून सत्र चला है, क्योंकि अंतिम सप्ताह शुरू हो गया है आज से, किस रूप में लेते हैं आप? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने संसद टीवी पर बोलने का अवसर दिया। देखिए, अभी जिस प्रकार का मानसून सत्र ये चला है और पूरे देश की जनता भी देख रही है और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने और उनके जो एलाइज हैं इंडिया गठबंधन के नाम पर एक अजीब प्रकार का वातावरण, पिछली बार भी हम लोकसभा में थे, इस बार भी हैं, और लोकसभा की कार्रवाई को लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई, जनता के धन को जनता के ही प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर
बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जनता के हितों पे, उन पे बोलते नहीं हैं। और विपक्षी दलों ने, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, किसी भी प्रकार के अगर उन पर कोई जायज मुद्दे होते, देश के हित के मुद्दे होते, भारत को आगे बढ़ाने के मुद्दे होते, जनता की जो समस्याएं हैं उनके और समाधान के लिए सुझाव होते, तो मुझे लगता है कि वो संसद की कार्रवाई में प्रभावी रूप से उनको हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र को, अगर हम 2 दिन की कार्रवाई को छोड़ दें लोकसभा में, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई जो भारत के लिए बड़ी गौरव की बात थी, तो उसके अलावा तो पूरा संसद का मानसून सत्र बारिश में क्या इन्होंने एक तरह से अतिवृष्टि जैसा धोके रख दिया है जी। और मुझे विपक्ष के सांसद भी कई मिलते हैं, वो अकेले में कहते भी है कि भाई पता नहीं क्या है, हम लोग तो प्रश्न तैयार करते हैं, हमारे प्रश्न छूट जाते हैं, हम जनता में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण समय होता है प्रश्नकाल, दोनों सदनों के भीतर, लोकसभा की बात कर ली जाए चाहे राज्यसभा की बात कर ली जाए। राजकुमार जी, आपने शायद 2019 में पानी का कोई विषय उठाया था प्रश्नकाल के माध्यम से, और आपने इस मंच पर भी, संसद में आज के मंच पर भी आपने उस बात का जिक्र किया था, और बाद में उसका लाभ ये हुआ सदन के भीतर प्रश्नकाल में वो विषय उठाने का और यहाँ पर उस पर बातचीत करने का, कि वो मामला बाद में सॉल्व हो गया। वो क्या? मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। 2019 में जब लोकसभा के अंदर जीत के आया मैं अपने एरिया से, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मैंने एक विषय रखा, और उस विषय में मैंने कहा कि साहब मेरे यहाँ पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, और इतिहास गवाह है कि जब अकबर फतेहपुर सीकरी में शहंशाह के रूप में बैठता था, तो अकबर के समय की समस्या चली आ रही थी पीने के पानी की। तो अकबर तो समस्या को छोड़ के भाग गया, उसने तो उसका समाधान किया नहीं। लेकिन जैसे ही मैं लोकसभा में चुन के आया और उसके बाद मैंने प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न रखा कि फतेहपुर सीकरी में पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए, और आपके लोकसभा टीवी चैनल पे भी मुझे आने का मौका मिला था, मैंने यहाँ भी ये मुद्दा उठाया था। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 4600 करोड़ की जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल, और आज 4600 करोड़ से आगरा में और मथुरा में और फिरोजाबाद में, इन 3 जिलों में आदरणीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जल जीवन मिशन में पानी केवल नहीं दिया साहब, गंगा जल देने का काम किया। आज एटा की गंग नहर से काम चल रहा है, पूरे गांव-गांव पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, और अगले वर्ष तक मुझे लगता है 2027 से पहले पहले हर घर नल से सबको गंगा जल मिलेगा। मैं समझ सकता हूं इससे बड़ा ऐतिहासिक काम एक प्रश्नकाल के दौरान एक सांसद के द्वारा उठाया हुआ प्रश्न, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मेरे क्षेत्र की जनता तो साहब हर घर में महिलाएं, बच्चे, पुरुष कोई भी हो, वो माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी सैकड़ों वर्षों की समस्या का समाधान किया। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ये लोकसभा का सत्र। राजीव भट्टाचार्य जी, जैसा कि राजकुमार जी बता ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल में प्रश्न उठाना, निराकरण भी मिलता है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो विपक्ष के माननीय सांसद हैं, साथी सांसद हैं, वो भी इस बात को लेकर बेचैन रहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल से उनका प्रश्न लगता है प्रश्नकाल के दौरान, और सदन की कार्रवाई जब नहीं चल पाती, वो प्रश्न नहीं पूछ पाते, तो बहुत ही क्षोभ वाली स्थिति पैदा होती है, और जो संसदीय क्षेत्र की जनता है वो भी थोड़ी निराश होती है। क्या कुछ कहना है आपका प्रश्नकाल को लेकर? ना देखिए, मैं नॉर्थ ईस्ट की एक रिमोट एरिया है, त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी इन लोगों, हमारा क्षेत्र का डेवलप्ड हो, और माननीय मोदी जी नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया और डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ है जो हम लोग, जनता की जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम हम लोगों को दायित्व है। तो ये बार बार हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, जीरो आवर, ये सब चलने नहीं देता है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, जो मुद्दा है, जो मुद्दा बिहार का है, SIR बिहार में लागू हुआ है, तो बिहार में कोई हंगामा नहीं, तो दिल्ली में आके ये हंगामा कर रहे हैं और संसद चलने नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी आज देश की जनता, जैसे चाहर जी ने बोला है कि देश की जनता देख रहे
कि इनका रवैया क्या है। और खास करके ये पार्लियामेंट सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है, सबको बोलना चाहिए डेवलपमेंट वर्क क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, एक प्लानिंग होता है। तो इनमें चर्चा का रुचि नहीं है। जैसे राज्यसभा में मणिपुर का इशू लेके चर्चा के लिए बुलाया था, इन लोग वॉकआउट करके गया, चला गया। तो क्या है, जो मणिपुर की इशू में भी उन लोग चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट बिल में लोकसभा में आया, बाद में राज्यसभा में आया, जैसे आप कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 और स्पोर्ट्स का बिल आया, एंटी डोपिंग का बिल आया। तो इसमें भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 ये 100 वर्ष पुराना है। 100 वर्ष पहले वो बिल लागू हुआ था और आज भी इसी आधार पर चल रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आधारित हमारा जो लाभ, जो सबसे हम लोग जानते हैं कि हमारा लॉजिस्टिक सबसे आसानी और सबसे कम खर्च में लॉजिस्टिक होता है अपना ये शिपिंग सी। और ये जो 100 साल पुराना ये लॉजिस्टिक ये चल रहा था, तो मोदी इस बार ये बिल लाके मोदी जी जो इनमें जो सुधार है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी हमारा डेवलप करना है, आज 4th पोजीशन में हम लोग है, मोदी जी कोशिश कर रहे 3rd पोजीशन में लाने के लिए। तो इसके लिए ये छोटा छोटा चीज भी मायने रखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये जो सी बिल लाया है तो ये बहुत अच्छा हमारा कारीगर होगा, साबित होगा, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और दूसरा एक है ये स्पोर्ट्स को लेके एक महत्व है कि हम लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा डेवलप इंडिया में अभी देखने को मिला। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, आप जानते हैं दीपा कर्मकार जिम्नास्ट, वो एक रैंकिंग में आया है। तो त्रिपुरा में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उसको वो जब प्रैक्टिस के लिए वो दिल्ली में प्रैक्टिस करने किया था, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बना त्रिपुरा में। तो ये जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी है, इन लोगों को जो प्रोत्साहित करने का ये हमारा स्पोर्ट्स बिल जो लेके आया 2025, इसमें एक स्पोर्ट्स बोर्ड होगा जिससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहित करना जरूरी है। और ये स्पोर्ट्स बोर्ड जो होगा, फेडरेशन, बहुत सारा फेडरेशन है, फेडरेशन का कुछ समस्या रहते हैं, ये बोर्ड में स्थिर होगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इनके लिए और स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग जो बहुत दिन से ये चर्चा में आ रहे थे, तो ये हमारा एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है एंटी डोपिंग का। जो हम लोग जानते हैं जो एक एजेंसी है NADA, एंटी डोपिंग एजेंसी जी, तो, हाँ जी। तो इनको भी एक अपना जो होता है, आइन होता है, तो लॉ होता है, तो प्रयोग नहीं कर नहीं पाता था। लेकिन अभी इस बिल से कारण से उनका भी एक इंडिविजुअली इन लोगों को एक प्रोत्साहित मिलेगा। तो ये सब बिल जो आया है, इसमें भी चर्चा, इनकम टैक्स एक्ट 2025, आप जानते हैं कि इसमें भी कुछ सुधार लाने का काम इस बिल में आया है। तो इतने सारे चर्चा का विषय है, ये हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, देश की जनता कैसे जानेंगे। तो हमारा जो आवाज आज त्रिपुरा जैसे स्टेट है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, इधर हमारा सरकार डबल इंजन का सरकार है, उसमें भी हमारा सरकार की प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर हो, हमारा डेवलपमेंट इशू हो, ये सब काम हमारा क्षेत्रों में हो रहा है। और 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2016 में त्रिपुरा में ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी रेल हुआ है। और ये नहीं, अगरतला नहीं, अभी साउथ त्रिपुरा तक रेल कनेक्टिविटी हुआ है। और बाकी जगहों में भी सर्वे हो रहा है, बाकी सब जगहों में ये नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए मोदी जी काम किया जी। हाँ, और हमारा पास एक नेशनल हाईवे था जी, आज 9 नेशनल हाईवे त्रिपुरा में बन रहा है। क्या बात। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अगरतला एयरपोर्ट था, ये छोटा सा एयरपोर्ट था,
आज मोदी जी ने हमको नॉर्थ ईस्ट में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा त्रिपुरा को अगरतला एयरपोर्ट को दिया है। तो ये सब डेवलप हम लोगों को आंखों में दिखने को मिलता है। और भी काम और भी डेवलपमेंट का वर्क जो जनता की जो है, हमारा जानते हैं आप, हमारा स्टेट पाइनएप्पल ग्रोअर में बहुत अच्छा है। तो ये पाइनएप्पल का कोई उधर में कुछ करने का मेरा बहुत सारा क्वेश्चन डाला था, 0 आवर में उठाने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो विरोधी का जो स्थिति पैदा किया है, तो मैं मानता हूं ये जो हमारा आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम जो हम लोग दायित्व में है वो पीछे जा रहे हैं। जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर की अगर बात की जाए तो वो एक मामला जो है सब जुडिशियल है। हाँ, दूसरा जो है ये मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग से संबंध रखता है और इसमें सदन के भीतर कहा भी गया है, राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ विषय है। तो आप चुनाव आयोग से बात करें, यहाँ पर सदन के भीतर कैसे बात कर सकते हैं? जी देखिए, मैं एक आपको बड़ा कारण जो मेरी समझ में आया, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांगी थी विपक्ष ने जी, और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, सरकार तैयार थी और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और हमारे अनेक सांसदों ने जब चर्चा में भाग लेते हुए जवाब दिया, तो उसके बाद विपक्ष तिलमिला गया जी। और विपक्ष की और कांग्रेस पार्टी के इतिहास से लेकर वर्तमान की सारी स्थितियां सामने आ गई, पूरे देश ने देखा। तो लोगों में यह चर्चा है कि भाई अब सामना विपक्ष इसलिए नहीं कर रहा है संसद का कि वहां चर्चा होगी, चर्चा में इनकी कलई खुलेगी। तो चर्चा से दूर भागने के लिए, चर्चा में भाग न लेना पड़े, चर्चा में उनके पास कोई तथ्य है नहीं, तो चर्चा से दूर भागने के लिए एसआईआर का मुद्दा एक उन्होंने बिजुका टाइप का जो होता है वो उठाया है, जिसका कोई आधार नहीं है। लंबे समय से चुनाव होते चले आ रहे हैं, कई बार स्थानीय लेवल पर, वो भी बहुत छोटे से कर्मचारी के लेवल पर छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, बीएलओ बनते हैं, वो भी आगे आके उनको दूर करते हैं। अब इनके पास संगठनात्मक ढांचा है नहीं, लंबे समय से सरकार में नहीं है, तो इनकी एक जो बौखलाहट है उसके कारण से चर्चा से दूर भैया भाग रहे हैं कि हमें चर्चा ही नहीं करनी पड़े और मानसून सत्र निकल जाए। तो ये तो साहब देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और ये गाड़ी कमाई को, जनता की को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, अब चर्चा की बात यहाँ पर चल रही है और अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर भारत क्या कुछ करने वाला है, आने वाले समय में भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उसको लेकर लोकसभा के भीतर आज चर्चा सूचीबद्ध है। और लोकसभा में आज होने वाली विशेष चर्चा के बारे में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। हम सब का हीरो, पहला भारतीय है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के आए हैं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब भारत लौट आया है। तो इस खुशी में आज पार्लियामेंट में शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा, अंतरिक्ष में पहुंच करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा को ऊंचा करके आए हैं, तो ये सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनके ऑनर में आज पार्लियामेंट में एक स्पेशल डिस्कशन होगा, एक विशेष चर्चा रखा है। पूरे देश के ओर से आज संसद में शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्रा और भारत का स्पेस मिशन के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सब पार्टी के मेंबर्स ने हमारे सेनाओं के पराक्रमी को लेकर के गुणगान गाया और देश ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने पर बधाई दी, उसी प्रकार आज भी पूरे दल राजनीतिक विचारधारा से आगे बढ़ के एकजुट में कैप्टन शुभांशु शुक्ला और भारत के साइंटिस्ट जितने हमारे इसरो में काम करते हैं,
और अन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया है, पूरे साइंटिस्ट को, विशेष करके कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हम अभिनंदन करेंगे। राजीव जी, ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पहले से ही एक शक्ति बन चुका है। इस शक्ति का किस तरीके से विस्तार किया जाए कि भारत 2047 तक जो एक संकल्प लिया है भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का, वो संकल्प किस तरीके से सिद्ध हो पाए, इसलिए भी ये अंतरिक्ष की योजनाओं पर जो सूचना सूची आज जो चर्चा सूचीबद्ध है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हमारा देश आगे बढ़े और देश आगे बढ़ने के लिए हमारा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक करके जो हिस्सेदारी है वहां पर मोदी जी झंडा गाड़ रहे हैं। जैसे सुधांशु शुक्ला जी, कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी अभी अंतरिक्ष उसमें जाके आए हैं और स्पेस मिशन में भी इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो एक मुहिम उन्होंने रख के आया है। तो ये तो है, हम लोग जो विकसित भारत का नारा दे रहा है, वो भारत देश आगे बढ़े, ये सब सिर्फ इसमें नहीं, हमारा आज यह जो स्पेस मिशन है इसके आधारित हम लोगों को कि किसान में भी हम लोगों को लाभ मिलेगा, किसान लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारा योगदान इस स्पेस मिशन से हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो आज सदन में इस विषय पर चर्चा होने वाला है, तो आशा करते हूँ कि विरोधी भी जो इन लोग चाहते हैं जो देश को आगे ले जाने का काम, उन्होंने वो उसमें भी चर्चा में भाग ले, ये मैं चाहता हूँ। और क्योंकि चंद्रयान, आपने देखा होगा कि चंद्रयान हमारा मिशन जो मोदी जी ने किया था साउथ पोल में लाने का, सक्सेसफुली वो करके दिखाया है। तो कौन किया है? इंडिया किया है। तो ये जो हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ना है, विकसित भारत का क्या नारा है 2047 में हमारा क्या होगा? आज जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो जनरेशन है, ये चाहते हैं कि हमारा देश कैसा होगा, हम इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में हमारा क्या सुविधा मिलेगा, हमारा लाइफ सेटल करने के लिए हम लोगों को जो जो सुविधा चाहिए वो इंडिया देगा क्या? इसमें भरोसा कर सकते हैं क्या? आज किसान, आज हम लोगों का एक नारा था कि हमारा जय जवान जय किसान, और मोदी जी ने इसके साथ जोड़ दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा राजकुमार चाहर जी किसान मोर्चा का भी हमारा साथ में बहुत दिन काम कर रहा है। तो ये विज्ञान में भी, ये किसी में भी आज डेवलप हो, इसके लिए भी साइंस विज्ञान के जो माध्यम से भी काम कर रहा है। तो जैसे नेक्स्ट जनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो कृषि सेक्टर में भी डेवलप्ड हो, कृषि सेक्टर में भी एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप देखिए, आप वाजपेयी जी का जो जमाना था उस समय इंडियन इकोनॉमी कहाँ था, और वाजपेयी जी आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ है, सिर्फ ये किसी के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्डअप करके इंडियन इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी लाया है। तो आज भी हमारा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सपना है जो इंडियन इकोनॉमी हो उसको डेवलप करने के लिए ये हमारा जय किसान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इस नारे को आगे लेके हम लोग हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ये सब काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये अगर स्पेस का ये हम लोग आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो चाहता है विकसित भारत हो, तो इसमें बहुत लाभ होगा। जी हाँ, हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार भी संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। राज्यसभा में क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है? सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, जिस तरह से अभी माननीय सांसद भी बात कर रहे थे, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम तेजी से काम हो रहा है, अलग अलग मंत्रालय काम कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, 2047 के विकसित भारत को हासिल करना। उसके लिए चाहे स्पोर्ट्स बिल के माध्यम से हो, पोर्ट्स की बात की गई हो। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो आज संसद में बिल आना है राज्यसभा में, वो लोकसभा से पारित हो चुका था। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 की मैं बात करूं तो 8 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 117 साल पुराना विधेयक है जो 1908 में बना था, जिसके माध्यम से कई सारे अभी तक जो पोर्ट्स हैं उसको संचालित किया जा रहा था। लोकसभा में ये 12 अगस्त को पारित हुआ था और 28 मार्च को इसे प्रस्तुत किया गया था। अब राज्यसभा में इसे लाया गया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो कानूनों के माध्यम से कानूनों को सशक्त करना होगा। तो जो कानून सशक्त करने की बात है वो संसद का ही शक्ति है। ऐसे में अगर व्यवधान पढ़ते रहेंगे तो बिल की बात करें, क्वेश्चन आवर की बात करें या शून्यकाल की बात करें, तो सांसदों के जितने अधिकार होते हैं उनका हनन भी होता है। अगर हम बात करें आज के इस इम्पॉर्टेंट विधेयक की, तो इसके माध्यम से बताना चाहेंगे जो इसका मेन फ्रेमवर्क है उसका है लीगल जो ढांचा है उसको मजबूत करना है। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के जो प्रस्तापित करा जाएगा, इसके ज़रिए हम बात करें, इसमें क्या नाम है, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के गठन की बात की गई है जो कि बंदरगाहों के प्रभावी संचालन को देखेगा। वहीं समुद्री राज्य विकास परिषद की हम बात करें, इसमें गठन किया जाएगा। एकीकृत बंदरगाह के विकास को किया जाएगा, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको भी नियमित रूप से संचालित किया जा सके। अगर हम बात करें हमारे इसकी पोर्ट्स की, तो जो भारत में हमारे दो तरह के पोर्ट्स हैं, एक मेजर पोर्ट्स हैं और एक नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स का जो संचालन है वो केंद्र सरकार के अधीन रहता है प्रमुखता, जो नॉन मेजर हैं वो राज्य सरकारों के अधीन हैं। अगर हम बात करें नॉन मेजर पोर्ट्स के संचालन की, तो इसमें केंद्र और संचालन ये नॉन कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसका जो कानून है नॉन मेजर पोर्ट्स की हम बात करें तो इसको जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों ही इस पे बना सकते हैं, लेकिन जो इसका संचालन है वो राज्य सरकारें ही करती हैं। गोवा के अलावा अगर हम बात करें, बाकी सभी तटीय राज्यों ने अपने अपने मैरीटाइम बोर्ड बना रखे हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से अब जो सशक्त करने जा रही है बंदरगाहों के संचालन को। वहीं हम बात करें भारत में जो पोर्ट्स हैं, कुल बंदरगाह हैं वो करीब 229 हैं, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 217 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 66 जो हैं बंदरगाह जो है उसमें कार्गो का सबसे ज़्यादा काम होता है, कार्गो का संचालन इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के जितने पोर्ट्स हैं उसमें मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए उसमें किया जाता है। 9 राज्यों में और 3 राज्यों में ये पोर्ट्स स्थित हैं, इसमें हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनका जो वो है संचालन है करीब 53% इनके अधीन आता है, और वही गैर मेजर पोर्ट्स की हम बात करें तो 47% इनके अधीन में आते हैं। वहीं हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 मेन पॉइंट्स थे इसके, उसमें से आपातकालीन जो है डिज़ास्टर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें, डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, इन सब के जरिए इस बिल के सुरेंद्र, आपने बहुत विस्तार से बता दिया है इस विधेयक के बारे में, और ये भी बता दिया है कि क्या कुछ जो है वस्तु स्थिति है बंदरगाहों के को लेकर, या फिर जो है हमारा जो समुद्री मार्ग से होने वाला जो व्यवसाय है और बिजनेस को लेकर। यहाँ पर एक विधेयक जो है और भी बहुत महत्वपूर्ण लगा हुआ है। 4 प्रश्न आज प्रश्नकाल में राजकुमार चाहर जी वो शिक्षा मंत्रालय से है, और इसी को कहीं ना कहीं विस्तार देता है ये बिल भी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को भी आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः अंतरिक्ष वाले विषय पे आना चाहूँगा कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, और मुझे तो और प्रसन्नता अधिक है कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में उनके माता पिता हैं, और वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जनता उनका इंतजार कर रही है, और वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी मिलने वाले हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण एक लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने जो रवैया अपनाया है, अब आज भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी,
वो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के, अभी पिछले दिनों भी आपने देखा मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। आज भी बिल उसके अंदर आया है। और अभी किरण रिजिजू साहब जो बता रहे थे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई शुभांशु शुक्ला जी पर एक स्पेशल चर्चा, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत और अंतरिक्ष पर एक चर्चा। तो ये सारे जो विषय हैं, देखिए ये सब देश के हित के विषय हैं। और जैसा कि राजीव जी अभी चर्चा कर रहे थे कि विकसित भारत का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, आदरणीय मोदी जी ने, जब तक कोई भी लक्ष्य सामने नहीं होता है, कोई टारगेट जब तक आप फिक्स नहीं करोगे, उस टारगेट पर पहुंचने का प्रयास नहीं करोगे, तो आपकी गति कैसे आगे बढ़ेगी। अब ये वो जमाना तो है नहीं कि नारे लगते थे केवल गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीब को छत देने का काम नहीं किया। वो करोड़ों लोगों को, गरीबों को छत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। तो केवल नारे से काम नहीं चलेगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अभी और जोड़ दिया जय अनुसंधान। तो अभी लगातार आप देख रहे हैं कि कहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, उनके नेतृत्व में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, जनहित के मुद्दे भी उठा रहे हैं, एक टारगेट भी फिक्स कर रहे हैं। भारत आगे कैसे बढ़े, भारत तीसरी इकोनॉमी कैसे बने, दुनिया में टॉप 3 में रहते हुए और आगे कैसे बढ़े, चाइना को हम कैसे पीछे छोड़ें, हम किसी और देश को कैसे पीछे छोड़ें। तो इसके लिए मोदी जी एक परिश्रम की पराकाष्ठा तक काम कर रहे हैं। जी, और आपने जैसा कहा कि जय अनुसंधान, और शुभांशु शुक्ला जो गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, वहां पर भी एक तरीके से अंतरिक्षीय अनुसंधान करके वो वापस लौटे हैं जी। उससे क्या कुछ लाभ हमें सीधे तौर पर आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलने वाला है, आज जो चर्चा रखी गई है इसी विषय पर लोकसभा के भीतर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब चर्चा में क्या कुछ जो है निकल कर आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों ने समय निकाला और आप दोनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में। बीते सप्ताह राज्यसभा से पारित 4 विधेयकों, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित संदेश की सूचना सदन को आज दी जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को इंट्रोड्यूस करेंगे। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों वाली प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करेगी। आज सदन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा की बात करें तो पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। पेरम्बलूर तमिलनाडु से द्रविड़ कशगम के सांसद अरुण नेहरू वित्त मंत्री से सॉवरेन वेल्थ फंड्स और ग्लोबल पेंशन फंड्स से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि देश में सॉवरेन वेल्थ फंड्स और वैश्विक पेंशन फंड्स के माध्यम से क्षेत्रवार निवेश का ब्यौरा और सूची क्या है। गत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान देश में सॉवरेन हेल्थ फंड्स और वैश्विक पेंशन फंड्स द्वारा किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है।
संभल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वित्त मंत्री से आर्थिक अस्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार बढ़ते राजकोषीय घाटे, बढ़ती मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव से अवगत हैं। यदि हैं तो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। यदि ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण हैं। गोपालगंज बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार छात्रों की मृत्यु को रोकने के लिए देश के सभी स्कूलों का सुरक्षा संबंधी जांच कराने का विचार रखती है। यदि रखती है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में स्कूल भवनों के ढहने से छात्रों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु दत्त शर्मा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से सड़क परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या मंडला हरसा बगोहनहा सड़क, अजयगढ़ अजयपुर सड़क, अमनगंज मध्यान सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर हरसा मोड़ से सलिया तक सड़क का निर्माण वन विभाग की मंजूरी के अभाव में लंबित है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की मंजूरी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु से द्रविड़ कशकम के सांसद टी.आर. बालू वित्त मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की कोई योजना है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और पिछले 5 वर्षों के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से वसूले गए आयकर का ब्यौरा क्या है। नांदयाल आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद डॉक्टर बायरेड्डी शबरी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पहले और दूसरे दौर के तहत साझेदार कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए इंटर्नशिप अवसरों की कुल संख्या कितनी है और उन शहरों का विवरण क्या है जहां ये इंटर्नशिप पद प्रदान किए गए थे। अनकापल्ली आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सी.एम. रमेश शिक्षा मंत्री से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अपनी सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या देश की उच्च शिक्षा प्रणाली G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हैदराबाद तेलंगाना से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शिक्षा मंत्री से भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदानों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान योजना या किसी समान योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और वितरित की गई कुल राशि भाषा, वर्ष और योजनावार कितनी है। क्या उक्त अवधि के दौरान संस्कृत को अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न भाषाओं के लिए धनराशि के आवंटन का निर्धारण करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गुमल्ला प्रसादा राव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा समर्थित कुल इको टास्क फोर्स की संख्या का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। ऐसे टास्क फोर्स द्वारा की गई पुनर्स्थापना गतिविधियों और परियोजनाओं की संख्या और प्रकार का ब्यौरा क्या है। साथ ही उनकी भौतिक प्रगति का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। जोरहाट असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई शिक्षा मंत्री से भारतीय स्नातकों के रोजगार क्षमताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को पता है कि स्नातक कौशल सूचकांक 2025 के अनुसार केवल 42.6% भारतीय स्नातक ही रोजगार योग्य हैं। विभिन्न कौशल विकास पहलों के बावजूद कम रोजगार दर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत श्रम एवं रोजगार मंत्री से पेंशन योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों, व्यापारियों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई पेंशन योजना चलाई जा रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के सांसद संजय हरिभाऊ यादव शिक्षा मंत्री से एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं प्लेटफॉर्मों पर इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे का एकीकरण और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इस पहल की सफलता का आकलन करने के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है। बालाघाट मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारती पारधी संस्कृति मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पारंपरिक शिल्पों की व्यावसायिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किस प्रकार कार्य कर रही है। कुड्डालोर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद वित्त मंत्री से सरकार पर बकाया ऋण से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऋण कर्ज की राशि वर्षवार कितनी है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ऋण कर्ज का ब्यौरा क्या है और पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे ऋण कर्ज की अदायगी और उस पर ब्याज का ब्यौरा क्या है। सलेमपुर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर युवा मामले और खेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या देश के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी के कारण युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर कम हो रहे हैं। क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में स्टेडियम, खेल परिसर, प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सुविधाएं स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है। यदि है तो ब्यौरा क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया वित्त मंत्री से प्रश्न करेंगे कि GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके प्रकार क्या हैं और क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान इनमें कोई वृद्धि देखी गई है। क्या बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कंपनियों को GIFT IFSC में शामिल किया गया है। यदि किया गया तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने GIFT IFSC के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति या पहल अपनाई है। राणाघाट पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में राणाघाट स्थित केंद्रीय विद्यालय छात्रों के अधिक नामांकन और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो सरकार राणाघाट स्थित केंद्रीय विद्यालय में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सेक्शनों, सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है। यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अपनी छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन नवीनीकरण करने में असमर्थ रहे हैं। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या, इसके क्या कारण है। महबूबाबाद तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बलराम नाइक पोरिका पर्यटन मंत्री से तेलंगाना में इको पर्यटन और मंदिर पर्यटन के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा तेलंगाना में इको पर्यटन और मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों के साथ साथ इसके लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की निधि आवंटन और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का ब्यौरा किया है। समस्तीपुर बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी शिक्षा मंत्री से ग्रामीण
क्षेत्रों में शिक्षक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक पहुंच और शिक्षण अवसर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रमुख पहलों और नीतियों के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों, ग्रामीण शिक्षा अवसंरचना विकास और सरकारी योजनाओं का गांवों में शिक्षा के परिणामों में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है। जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जल शक्ति मंत्रालय से 4, नागर विमानन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से 2-2 प्रश्न और कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध है। आइए नजर डालते हैं पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह का प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से। प्रश्न भारत द्वारा अपने सूचकांक और रैंकिंग आरंभ किए जाने से संबंधित हैं। मानव विकास, प्रशासन, उद्योग और नागरिक स्वतंत्रता को शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत के अपने सूचकांक और रैंकिंग आरंभ करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद संतोष कुमार पीके का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है। क्या अप्रत्याशित विमान दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार की एयरलाइन उद्योग में नियामक और सुरक्षा उपायों में सुधार लाने की कोई योजना है। तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति के सांसद KR सुरेश रेड्डी का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से है। विगत 3 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आवंटित और समवितरित धनराशि का राज्यवार और नदीवार ब्यौरा क्या है। तेलंगाना राज्य से होकर बहने वाली गोदावरी नदी के विभिन्न भागों में NRCP के अंतर्गत किए गए संरक्षण और प्रदूषण निवारण उपायों का ब्यौरा क्या है और क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने NRCP के अंतर्गत कोई नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत 3 वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है। राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का प्रश्न कोयला मंत्रालय से है। प्रश्न कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण से संबंधित है कि क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए खनन कार्यों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। क्या नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से कोयला खनन की लागत और दक्षता प्रभावित हुई है। क्या आधुनिक प्रौद्योगिकियों के कारण श्रमिकों की आवश्यकता में कमी आई है और कोयला क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए निवेश की गई निधियों का ब्यौरा क्या है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।